और जिसको इंटर स्टेट बोलेंगे वो आउटसाइड द स्टेट हुआ। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे IGST लगेगा और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर में SGST प्लस CGST दोनों। तो अगर CGST 9% है और IGST 9% है तो आपका टोटल GST हो गया 18%, कंपोनेंट उसके IGST CGST कंपोनेंट हुआ। और वही माल या वही सप्लाई आपका इंटरस्टेट में है तो 18% IGST लगेगा, टोटल ऑफ CGST एंड IGST बोथ टोटल वुड बी। इसका हम आगे देखेंगे कि IGST अभी तो 2% CGST लगता है, कल अगर आप 18% लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट कैसे कम हुई? क्वेश्चन नेचुरली आना है, उसको हम देखेंगे आगे कैसे किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये टैक्सेस जो है आपके ये पोस्ट GST कंटिन्यू रहेगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी, टैक्सेस ऑन लीकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यू रहेगा, स्टैंप ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी, टोल टैक्स कंटिन्यू रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स कंटिन्यू रहेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी जहाँ जहाँ लग रही है वो कंटिन्यू रहेगी, एनवायरनमेंट टैक्स लगेगा वैसे ही, ये टैक्स टू रिमेन एज इट इज। अब वैसे एक मैं आपको बताया था कि एक टैक्स ऐसा है कि टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स ऑन सेल सेल्स टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी पे आपको दो टाइप की ड्यूटी लगती है, एक सेल्स टैक्स लगता है, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो कंटिन्यू रहेगी, सेल्स टैक्स कंटिन्यू होगा कि नहीं इसके बारे में डाउट है। बहुत से लोग बोल रहे हैं सेल्स टैक्स भी मर्ज होगा, पर मेरा ओपिनियन है कि सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी वुड नॉट मर्ज बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए हैं उसमें पावर टू लेवी द सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज कंटिन्यूइंग, बाकी इसके अंदर में निकाल दी है वो उसके अंदर में कंटिन्यू रहेगा। अब ये GST स्ट्रक्चर देखिए, GST would be levied by both the central government and the state government on the same transaction, making GST a dual transaction tax structure, CGST and SGST। तो GST कैसे लगेगा? इंटरस्टेट सेल है, इंट्रास्टेट सेल है तो CGST और SGST लगेगा, और इंटरस्टेट सेल है तो IGST लगेगा, जो दोनों की टोटल होगा, जो रेट दोनों की टोटल होगा। कौन सी चीज़ पे क्या रेट आएगी क्या नहीं अभी मालूम नहीं है, हो सकता है कि बाय द टाइम यू कंक्लूड योर दिस क्लिनिक यू विल एबल टू गेट द रेट्स ऑल्सो, पर आज के तारीख में नहीं है। अब इसको क्या होगा कि आपके पास में अभी 3 टाइप के टैक्स लग सकते हैं। आप जो परचेसर है, यहाँ पे बैठे आप परचेस लिया है, तो एज ए परचेसर आपने महाराष्ट्र से भी माल लिया और महाराष्ट्र के बाहर से भी लिया, इंटरस्टेट भी लिया, इंटरस्टेट भी लिया। तो आपको जो इंट्रास्टेट लिया उसके अंदर में SGST और CGST आया, और आउटसाइड से जो लिया उसमें IGST आया। तो भाई हमारी कॉस्ट का क्या हुआ? तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपने जो भी टैक्स दिया है परचेस के ऊपर में, भले आप CGST दो, SGST दो, IGST दो, सारा का सारा टैक्स आपको एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, सेट ऑफ देंगे। सेट ऑफ वर्ड यूज मैंने इसलिए किया कि बहुत से लोग वैट के अंदर में सेट ऑफ से फेमिलियर है, पर एक्चुअली अभी वर्ड जो CGST में आएगा या GST में आएगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा। तो जो भी इनपुट टैक्स आपके इनपुट पे लगा है उसका क्रेडिट मिलेगा। तो हमने IGST भी दिया है, 18% भी दिया है, तो 18 का 18 पूरा हमको मिलेगा। जब हम CST परचेस करते थे सी फॉर्म पे तो 2% देते थे, वो 2% हमको कहीं रिफंड नहीं मिलता। तो टू दैट एक्सटेंट योर टैक्स बर्डन इज रिड्यूस, सेंट्रल सिस्टम का टैक्स बर्डन रिड्यूस। जहाँ तक वैट का सवाल है, वैट के अंदर में तो प्रैक्टिकली हर इनपुट के ऊपर में एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड इनपुट एंड सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस यू आर एंटाइटल्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिफंड। एक्साइज ड्यूटी के अंदर में फर्स्ट पॉइंट पे ही लगता था, उसके बाद में लगता नहीं था, तो देयर वाज नो रीजन फॉर ग्रांट ऑफ एक्साइज ड्यूटी
एट द कंजम्पशन पॉइंट, बट अगर एक्साइज ड्यूटी कोई मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है रॉ मटेरियल के ऊपर में, और वो रॉ मटेरियल उसने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया है, तो ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर सेगमेंटरी, तो वो प्रोविजन यहाँ पे प्रोटेक्ट है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। Goods and services proposed to be kept out of GST. Alcoholic beverages, tobacco products, and certain petroleum products such as crude, motor spirit, including aviation turbine fuel and high-speed diesel sales tax, VAT will continue to be levied on alcoholic beverages and petroleum products as per the existing prices. Excise duty that is levied thereon by the state will also not be affected. Similarly, excise duty which has been levied by the central government on the petroleum product is not. रोज देख रहे हैं क्रूड की प्राइस कम हो गई, तो क्या बढ़ रहा है? एक्साइज बढ़ रही है, तो पेट्रोल का भाव तो वो का वही रह गया, तो सरकार एक्साइज ले ही रही है आपसे। How does GST work? Under GST, every specified supply of goods and service as covered transaction will be termed as a covered transaction. Supply of either goods or service or both. जैसे वर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी होती है, सर्विस भी होती है, वो भी कवर हो गया। माल खरीद रहे हैं, वो भी खरीद हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विस खरीद रहे हैं, वो भी सर्विस हो गई। तो सारे के ऊपर में जीएसटी लगेगा, इसके सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। खरीद और सेल और परचेस ये वर्ड आपको भूल जाना है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सेल होगा तभी टैक्स लगेगा, परचेस होगा तभी टैक्स लगेगा, ये निकाल दीजिए। आज के बाद में आपको जो लगेगा सप्लाई के ऊपर में टैक्स लगेगा। सप्लाई में कैसे लगेगा ये हम आएंगे आगे। Supply to include every kind of supply of goods and services for consideration and in some cases without consideration. Normally जब सेल होता है, हमारी पुरानी कंसेप्ट है, सेल means there has to be 3 parties to contract, 2 parties to contract, 3 conditions has to be satisfied, 2 parties to contract, transfer of property from one person to another, and there has to be consideration. 3 चीजें हैं। तो कंसिडरेशन रखा है, 2 पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने एक जेब से निकाला रुमाल, ये जेब में रखा, तो सप्लाई हो गया। पर ये मेरे को सप्लाई नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरानी कंसेप्ट हमारी है कि देयर कैन नॉट बी ए सेल टू सेल्फ। पुरानी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ऐसी है कि आप खुद को भी बेचोगे या खुद के पास में भी ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको सप्लाई काउंट होगा। उसमें एक एग्जम्पशन दिया है इन लोगों ने कि विद इन द स्टेट अगर सप्लाई है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, वो उसके ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब आपकी ब्रांच, आपका हेड ऑफिस नागपुर है या फैक्ट्री नागपुर है और एक बम्बई के अंदर में ऑफिस खोल के रखा है, आपने सेल पॉइंट खोल के रखा है, जहाँ से बम्बई आप माल भेज रहे हैं, तो वो बम्बई ऑफिस को सप्लाई नहीं होगा। पर बम्बई की जगह इंदौर अगर आपकी ब्रांच है और आप इंदौर के अंदर में भेज रहे हैं, तो क्या होगा? सप्लाई होगा पहले साहब, आईजीएसटी तो बाद में आएगी। टर्नओवर तो अकाउंटिंग वाले नहीं करने देंगे आपको। हम बैठे हैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि इट विल नॉट बी योर टर्नओवर, योर टॉप लाइन विल नॉट इंक्रीज, बॉटम लाइन तो वैसे भी इंक्रीज नहीं होती है, टॉप लाइन विल नॉट इंक्रीज, इट विल कंटिन्यू टू बी सेम। तो आप आपके नागपुर ब्रांच से इंदौर ब्रांच को जो भेजते हैं,
जिसको आज की तारीख में आप स्टॉक ट्रांसफर, कंसाइनमेंट ट्रांसफर आपके एजेंट को भेज देते हैं, ये जो बोलते थे स्टॉक ट्रांसफर, कंसाइनमेंट ट्रांसफर, यह भी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में आएगा। तो स्टॉक ट्रांसफर और कंसाइनमेंट ट्रांसफर में कंसिडरेशन तो होता ही नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि हम हमारे आप में से थोड़ी पैसा लेंगे कुछ। कई जगह तो एक्साइज इनवाइस भी नहीं बनता, वैल्यू भी नहीं बनती है स्टॉक ट्रांसफर में। कई जगह क्वांटिटी बता के और स्टॉक ट्रांसफर मेमो बना देते हैं। आपको अभी ये कंसेप्ट आपकी चेंज करनी पड़ेगी कि जब भी आप माल आपके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को पर्टिकुलरली इंटर स्टेट भेज रहे हैं तो आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नहीं वैल्यूएशन करेंगे तो सेल टैक्स, अपने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट उसका वैल्यूएशन करके आपको टोक देंगे। तो ब्रांच ट्रांसफर, कंसाइनमेंट ट्रांसफर, एवरीथिंग विल बी सब्जेक्टेड टू tax. Now since it is an interstate, it will be subjected to IGST. Now effect वही रहेगा कि आप यहाँ से IGST भरिए। इंदौर ब्रांच में गया आपके, इंदौर ब्रांच जब उसको वहाँ पे सप्लाई कर रही है तो वहाँ पे SGST CGST भरेगा। SGST CGST उन्होंने जो भरा उसमें ये IGST क्रेडिट लेगा। गुड्स के डेफिनेशन के अंदर में मनी और सिक्योरिटी, शेयर सर्टिफिकेट नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा, करेंसी नोट्स नहीं आएंगे गुड्स के डेफिनेशन पर। एक्शनेबल क्लेम्स और न्यूज़पेपर्स कवर हो जाए। एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी का टिकट लिया, जब प्राइज मिलेगा तो एक्शनेबल क्लेम होएगा। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट्स किया, एक्शनेबल क्लेम हो गया। बहुत सारी चीजें एक्शनेबल क्लेम में आती हैं। सिमिलरली न्यूज़पेपर, आज की तारीख में न्यूज़पेपर डेफिनेशन में नहीं है, तो न्यूज़पेपर भी खरीद रहे हैं आप तो CGST या SGST या फिर IGST जो भी लग रहा है, वो तीनों में से एक टैक्स लगेगा। सर्विसेज, गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही बनाए हैं कि विल नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज बट विल इंक्लूड द एक्शनेबल क्लेम्स एंड न्यूज़पेपर। सर्विसेज में क्या बोला है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। So all kinds of services will be covered. Whether they are in a threshold or not in threshold, that is something different. But all kinds of services will be covered. All intangible properties and actionable claim, जिसको बोलेंगे betting, gambling, lottery, will now be service. And some deemed sales which were earlier taxable by state because of Article 366(29)(a) of the Constitution under VAT will now be serviced and not be taxed as a sale and purchase of the goods. Presently, there is no negative list. Services by the state or central are only exempt Schedule 4. Schedule 4 अभी आने का है एक्ट के अंदर जो आएगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा। आर्टिकल 366(29)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू यूज, लीजिंग, हायर परचेज, ये ट्रांजैक्शन सारे कवर होते थे जिसके ऊपर में वैट लगता था। अब कंसेप्ट आपकी पूरी चेंज हो गई। 369(29)(a) इज देयर इन ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नॉट अमेंडेड एज इट इज। पर सर्विस टैक्स में क्या बोला है अपने CGST एक्ट में, GST एक्ट में, कि दिस ऑल ट्रांजैक्शन विल बी अ सर्विस। While Constitution 366(29)(a) says that it is sale and purchase of the goods. So there is a contradiction. What is supreme, Constitution or SGST Act?
और CGST, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो देखेंगे बाद में क्या लिटिगेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, पर आज के तारीख में उन्होंने बोला है इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप गुड्स करके टैक्स करिए चाहे आप सर्विसेज करके टैक्स करिए, टैक्स उतना का उतना ही लगने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। पर ये एक बेसिक फ्लॉ जिसको कहेंगे हम लॉ का, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की कुछ प्रोविजन उसके अंदर में इंपोर्ट कर रहे हैं, ये थोड़ी सी इशू है उसके अंदर, पर ये आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर एक्शनेबल क्लेम लाइक बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी विल बिकम टैक्सेबल। The basic principle will be the GST would be consumption based levy. Destination principle will be applicable in a normal course. Exception in service are there where other criteria such as performance or location is set out. Now what is destination basis or what is the consumption basis? Tax is to be levied at the point where those things comes to an end. हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ में हमारा खाना खत्म हो जाता है, खाना बचता नहीं है, that comes to an end. At that point you levy the tax on food, or at least capture a tax on that value of the food which you have consumed at the relevant point. डेस्टिनेशन बेसिस, सबको सेंट्रल सेल्स टैक्स मालूम है। महाराष्ट्र से माल अगर आपने मध्य प्रदेश बेचा तो टैक्स कौन लेगा? कौन लेगा बताइए? आज के तारीख में महाराष्ट्र लेगा। जीएसटी में क्या बोल रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन स्टेट है मध्य प्रदेश, वो टैक्स लेगा। टैक्स लेगा, टैक्स उसको जाना चाहिए। Tax goes to that state. So this is a principle. How this can be achieved? महाराष्ट्र जब बेच रहा है या महाराष्ट्र से सेल हो रहा है या सप्लाई हो रहा है, आई एम सॉरी मेरे भी दिमाग में अभी वो सेल वर्ड ही घूमता है। महाराष्ट्र से जब सप्लाई होगा तो महाराष्ट्र आईजीएसटी लगाएगा, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में आईजीएसटी लगेगा, वहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगेगा, और आईजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी जाने के बाद में मध्य प्रदेश स्टेट को उतना आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रियम्बर्स करेगा, और जब मध्य प्रदेश स्टेट में वो सेल होगा उसके ऊपर मध्य प्रदेश स्टेट को जीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी मिलना है वो मिलेगा, पर उसके अगेंस्ट में ये जो आईजीएसटी था ये उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिला है। तो डेस्टिनेशन बेसिस के ऊपर में टैक्स हुआ, यहाँ पे कलेक्ट तो महाराष्ट्र में हुआ, पर रेवेन्यू गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। इस हिसाब से काम होगा उसके अंदर में। anything? There will be multiple rates. सिंगल रेट तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता। हमको कपड़ा, रोटी और मकान, तीन चीजें तो पब्लिक को प्रोवाइड करनी है। 25 करोड़ जनता हमारे बीपीएल के नीचे है,
तो उनको प्रोवाइड करना है, उनको छोटी रेट में, कम रेट में देवे। इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल एक ऐसा है कि अमीर रहे गरीब रहे, हर आदमी को इनडायरेक्ट टैक्स देना है। डायरेक्ट टैक्स जो कमाएगा उसी को देना है। इनडायरेक्ट टैक्स आप कमाओ या न कमाओ, आप वो चीज़ को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट देना है। तो इसलिए छोटी जो नेसेसरी की जो चीज़ें हैं, जो हर आदमी को, आम आदमी को लगती हैं, उस टाइप की चीज़ों के ऊपर में कुछ लोअर रेट ऑफ टैक्स होगा, स्टैंडर्ड रेट होगा, और कुछ लग्जरी चीज़ें हैं उसके ऊपर में हायर रेट होगा और उसके ऊपर भी सेस लगेगा। तो बेसिक रेट रहेगा 5%, 12%, 18% और 28%। HSN क्या होता है? HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनली same nomenclatures are used throughout the world. That HSN system will be followed. It is said that HSN system, if followed, classification dispute or multiplication or the issue relating to rate of tax will stand reduced. HSN system will be followed for classification. रेट 5%, 12%, 18% और 28% है। 28% के ऊपर में सेस भी लगेगा, जो 40%, 28% ये तो अभी बोला है और पावर ली है कि 28 की जगह वो 40% तक लगा सकते हैं, और 28% पे सेस भी लगेगा। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज कंसिडर्ड एज ए 18%, 12% is considered as a merit rate, 5% is again considered as a merit rate, subsidized rate, merit rate, and 28% is considered as a luxury, alcohol or tobacco, this kind of a product. आज एक जॉइंट कमिश्नर साहब पीके देशपांडे अग्रवाल जी बोल रहे थे कि एयर कंडीशनर ये वो सारी लग्जरी आइटम्स किने जाएंगी और इसमें 28% टैक्स होगा। तो मैंने उनको यही बोला कि एयर कंडीशनर लग्जरी आइटम कब से हो गया? अगर वो लग्जरी होता है तो आपके केबिन में क्यों लगा हुआ है? तो उनका कहना है कि आप आते हो इसलिए लगा हुआ है। तो लग्जरी हमको चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं चाहिए। एनीवे 0% रहेगा, ये 0% वही रहेगा, इसलिए बोलो 0% वुड बी देयर। सर ये सभी रेट तभी फिक्स हो चुके हैं या फिर इसमें वैरी होना है? रेट फिक्स हो गए हैं, क्लासिफिकेशन होना बाकी। तो 4 रेट ये फिक्स हुए हैं, इसको छोड़ के 0% रेट रहेगा, टैक्स फ्री गुड जिसको कहते हैं हम लोग। और 5वां भी रेट, एक और 6ठा रेट और एक लाने की उम्मीद है, जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू ने कहा है, कुछ दिन पहले ही कहा है कि पॉसिबली द प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह के लिए आज की तारीख में जो 2.5% लगता है एक्साइज, ज्वेलरी के ऊपर लगता है, बुलियन के ऊपर नहीं लगता है, तो ज्वेलरी के ऊपर में 2.5% लगता है, 1.1% से वैट और 1.5% एक्साइज। तो शायद हम सोच रहे हैं कि 2.5% का एक रेट ऐसे कुछ आइटम्स के लिए लाया जाएगा। सर्विसेज और गुड्स को सेम रेट पे टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे ये क्लियर नहीं है, पर 99.9% वो सेम रेट के ऊपर में टैक्स करेंगे। सर्विसेज को भी वैसे ही क्लासिफिकेशन करेंगे। धोबी की सर्विस हो सकता है कि कम रेट में क्लासिफाई करें, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो सकता है हाई रेट में क्लासिफाई करें, क्योंकि उसके कंज्यूमर इंडस्ट्री वाले हैं, उनको तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है। ऐसा कुछ हो सकता है। तो सर्विसेज का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। सर इसमें HSN कोड जो बने हुए हैं तो गुड से रिलेटेड बने, तो सर्विसेज से क्लासिफिकेशन? सर्विसेज का HSN कोड है नहीं बने हुए अभी, पर वो सारी सर्विसेज को टैक्सेबल है, तो निगेटिव लिस्ट है नहीं। अब निगेटिव लिस्ट नहीं होने का इम्पैक्ट देखिए आप क्या होगा। बैंक से बैंक ड्राफ्ट निकाला है, आपको टैक्स लगता है? अभी लगेगा GST में।
इंटरेस्ट दे रहे हैं आप बैंक को, अभी टैक्स लगता है? अगर एग्जम्पशन नहीं दिया तो अभी लगेगा, क्योंकि सर्विसेज की डेफिनेशन क्या दी है? अदर देन गुड्स। तो ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बनाना है, ये कंसेप्चुअल आपको देखना है इस चीज के अंदर। अब ये जो भी लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। सप्लाई क्या होता है वो पार्ट हम लोग आते हैं बाद में। क्रेडिट कहते हैं सीमलेस क्रेडिट। तो जैसा मैंने कहा आपके पास में कि आपने परचेज किया तो लोकल से भी परचेज किया और इंटरस्टेट पे भी परचेज किया। लोकल में आपने SGST पेमेंट किया, CGST पेमेंट किया और इंटरस्टेट पे IGST पेमेंट किया। तो आपने जो SGST पेमेंट किया, कैन यू यूज दैट क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ CGST? अगेन एक कंसेप्चुअल चेंज है आपका। इफ यू made a CGST payment, can you use for payment of SGST? No. What about IGST? Yes. If you have made an IGST, paid an IGST, can you use it for an SGST or CGST? Yes. Answer is yes. तो ये कंसेप्चुअल आपको रखना है ख्याल के अंदर में कि आपको इस हिसाब से क्रेडिट मिल सकता है। अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम है तो आपको सेट ऑफ मिलेगा क्या? कैश मिलेगा क्या? आज तो मिलता है वैट में। रिफंड मिलेगा क्या? सर्टन सर्कमस्टांसेस में मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड आप कितना भी कर सकें, 50 साल भी अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो कर लीजिए। फिर बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। इफ यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू utilize it, write off it. Write on your balance sheet, bottom line. जब राइट ऑफ करेंगे तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा ना, जब तक इनकम टैक्स लगेगा। जब राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट मिल जाएगा ना इनकम टैक्स का, तो सेट ऑफ हो गया ना। हाँ, उस समय तो 30% से कम हो गया रेट, 25% आ जाएगा तो फिर आपको सेट ऑफ कम हो जाएगा। This will be administered by basically 3 laws. CGST will be administered by 3 laws. Central Goods and Services Tax Act जो बन चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने पास कर चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 एक्ट पास किए हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन टैक्स एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन से उनको क्या करना है, वो अपने 30 स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट झगड़ते रहे, अपने आप में कुछ नहीं करने का उसमें क्यों बात करना है। तो वी आर कंसर्न बेसिकली 3 लॉज। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो बन चुका है किताब, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, ये भी पास हो चुका है, लॉ बन चुका है, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये किसके लिए अप्लाई होगा? दिल्ली के लिए होगा क्या अप्लाई? पौंडीचेरी के लिए? दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए नहीं अप्लाई होगा, बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए अप्लाई होगा। चंडीगढ़ के लिए अप्लाई होगा, दमन दीव के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी में यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट नहीं अप्लाई होगा। अब तीसरा एक्ट जो बनना है, जो तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यूनियन टेरिटरी का तो एक्ट बन गया, जो हमारी 7 में से 2 निकालने के बाद में जो 5 बची है यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़, दमन दीव एटसेट्रा, ये जो है
इसके अंदर में तो ये एक्ट बन गया। रह जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। हर स्टेट को अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाना होगा, क्योंकि SGST एक्ट जो भी लगेगा, SGST टैक्स जो भी लगेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर ही लगेगा। तो वो एक्ट जब तक बनता नहीं, आगे की प्रोसेस आपको सोचने वाली बात हो जाएगी कि क्या होगा। बाय एंड लार्ज मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट will be on the basis of a model code which has been given and would be mainly on the basis of Union Territory Goods and Services Tax Act. Local supplies would be subject to central GST and state GST or UGST at specified rate, while interstate supplies would be subject to integrated GST. Export of goods and services supplies to SEZ units and developers would be zero rated. SEZ यूनिट को आज भी नहीं लग रहा है आप SEZ यूनिट को सप्लाई करते हैं तो आज भी एक्साइज के अंदर में भी एग्जम्पशन मिलता है, वैट के अंदर में भी एग्जम्पशन मिलता है। सेम विल कंटिन्यू। एक्सपोर्ट विल बी जीरो रेटेड, बट जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है वो कंटिन्यू रहेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी का सत्संग नहीं है आपके इसमें, but export will be zero rated. आज भी नहीं लग रहा है एक्सपोर्ट, that will continue to be. अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? भाई आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि इतने सारे अथॉरिटी के पीछे हमारे को भागना पड़ता है। कभी वैट के पीछे जाओ, कभी सर्विस टैक्स वाले के पास जाओ, कभी आपके एक्साइज वाले के पास जाओ, कभी वो LBT वाले के पास जाओ, सब जगह हमको भागना पड़ता है। कि हम भागे की धंधा करें, जो GDP 2% बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? हमारा ये भागना कम होगा तो हम 2% बढ़ाएंगे GDP, और कैसे बढ़ाएंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? अगर फिर से अगर हमारे को आप बोलेंगे कि SGST के लिए SGST ऑफिसर के पास जाओ, CGST के लिए CGST ऑफिसर के पास में जाओ, और IGST के लिए IGST ऑफिसर के पास में जाओ, तो इशू तो वो का वही रहेंगे। इसलिए क्या कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग हुई है GST काउंसिल के अंदर में कि बाय एंड लार्ज एक असेसी को एक ही ऑफिसर असेस करेगा। ही मे बी ए स्टेट ऑफिसर, ही मे बी ए सेंट्रल ऑफिसर। आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिसाइड करेंगे, लॉटरी से करे, कैसे करे, कैसे भी करे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सजेशन ऐसा गया है कि कम से कम आप जैसा भी डिसाइड करना है वो करिए, पर 5 साल के लिए वही ऑफिसर रखिए। 5 साल के लिए वही ऑफिसर रखे, नहीं तो पहले साल इसके पास भागो, दूसरे साल दूसरे के पास भागो, तीसरे साल फिर से उसके पास जाओ। ऐसा मत करिए। ऐसे हमारा दिया है, ऐसे एक सजेशन दिया है, देखिए आगे क्या होता है। GST रेट वैसे हमने देख चुके हैं। मैंने आपको पहले एक स्टेटमेंट किया था शुरुआत के अंदर में, ये कहा गया है कि बाकी सारी स्टेट के अंदर में थ्रू आउट द कंट्री एक ही रेट रहेगा। भाई एक ही रेट रहेगा तो आप एनेबलिंग प्रोविजन क्यों करते हैं एक्ट में? कि आपको पावर है, आप आपका रेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को 2% का बैंड दिया है, तो वहाँ SGST रेट आप डिफर कर सकते हैं 2%। क्यों भाई? आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट नारियल के ऊपर बोले कि हम 0 रेट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या गणपति की पूजा के लिए नारियल जाता है? और केरला में पूरी इंडस्ट्री नारियल के भरोसे लगती है, केरला में थोड़ी बोले कि हम 0% में लगाएंगे। तो देयर कैन नॉट बी ए डिस्टिंक्शन। आप एक ही टाइप का रेट रखना है, तो ये 2% का भी क्यों दे रहे हैं आप बैंड उसके अंदर में? स्टेट है बैंड ऑफ फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वो बैंड आप निकाल दीजिए, फिर वो बैंड मत रखिए। CGST plus IGST to be collected by the central government, SGST to be collected by the each state government,
It was suggested in FAQ that SGST rate would be the same, जो मैंने पहले बताया, FAQ में बोला है, पर फिर how far it would be applied to be seen. क्यों? कि आपने लॉ के अंदर में बैंड दे के रखा है स्टेट। अगर आपको आपका इंटेंशन अगर वैसा ही है तो डोंट गिव दिस बैंड, व्हाई यू नीड द बैंड? देखिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कैसे निकालते हैं। मैंने 2 स्टेज पकड़े हैं, फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज। नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है 3-4 हैंड जब तक चेंज होती नहीं, मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कंज्यूमर तक नहीं जाता। तो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में नॉर्मल हम लोगों का एक्सपीरियंस है, आफ्टर पुटिंग इन 40 years in a professional practice, I have an experience that first stage का जो रेट है, जो सेलिंग रेट है, और लास्ट स्टेज का सेलिंग रेट है, इसमें बाय एंड लार्ज 50 to 60% केसेस के अंदर में 100% का फर्क पड़ता है, मिनिमम 100%। एंड दैट इज नॉट बिकॉज प्रॉफिट, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन बिटवीन। बम्बई में माल बन रहा है, बम्बई से नागपुर में आ रहा है, वो माल ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्ट्रा है, ये है, वो है, अमका है, ढमका है, फलाना सब लगता है, उसके वजह से कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने जो प्रिजर्वेशन किया है कि फर्स्ट स्टेज की अगर प्राइस 10,000 है तो लास्ट स्टेज की प्राइस 20,000 है। आज के तारीख में हमको क्या लग रहा है, एक्साइज लगती है 12.36%, तो प्रेजेंट स्टेज में 10,000 पे 1236 रुपये एक्साइज लगेगी और वैट 12.5% लगता है, 1405 रुपये वैट लगेगा। 1405 क्यों? क्योंकि एक्साइज के ऊपर में वैट लगेगा। तो आज ठीक है, 12.36 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल के लिए अगर वो रेट कॉमन है तो 12% पकड़ो, 8% पकड़ो, 7% पकड़ो, कोई फर्क नहीं, रिजल्ट वो के वही आने वाला। जीएसटी में क्या होगा, हम ये पकड़ रहे कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 18% है, तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा, तो 1800 रुपये आपको जीएसटी लगेगा, तो 11,800 फर्स्ट स्टेज का टैक्स लगा, टोटल वैल्यू 11,800 हुई। आज की तारीख में 12,641 की वैल्यू को जीएसटी के अंदर में 11,800 आ जाएगी, वैल्यू तो कम हो गई भाई। देयर इज ऑल रीजंस फॉर सेलिब्रेशन, राइट? नाउ वी गो टू द फाइनल स्टेज। 20,000 में बिक रहा है, तो आज के तारीख में क्या लगता है, 20,000 के ऊपर में एक्साइज और नहीं लगती, जो भी लगी 1236 रुपये वही लगी, पर वैट 12.5%, 20,000 प्लस 1236 में 2655 रुपये लगता है, और आज की तारीख में आपकी प्राइस हो रही है 23,851। टुमारो जीएसटी के अंदर में 1,800 रुपये और 1,800 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि आज के तारीख में वैट जो लग रहा है एक्साइज वैल्यू पे लग रहा है, एसजीएसटी सीजीएसटी के ऊपर नहीं लगेगा, वो बेसिक प्राइस के ऊपर में लगेगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है। तो 18% रेट के हिसाब से फाइनल स्टेज की प्राइस 23,600 हुई। कस्टमर को कितना फर्क पड़ा, 261 रुपये का। सर ये जो 1236 रुपये जैसे दिखाया आपने एक साइज का, इस टाइप का जो है सिर्फ ट्रेडिंग में ही होता है? ट्रेडिंग में ही होगा ना, और क्या ट्रेडिंग ही है, ट्रेडर के लिए, सिर्फ ट्रेडर के लिए। फाइनल स्टेज में तो किसी कंज्यूमर के पास माल जाता नहीं है, ट्रेडर के थ्रू ही जाएगा बराबर नॉर्मली, तो ट्रेडर को तो 1236 ही एक्साइज लगी है ना। बाकी सर जब मैन्युफैक्चर के केस में जाता है तब मैन्युफैक्चर के केस में जाएगा तो भी एक्साइज 1236 का सेटअप मिलेगा। हम फाइनल स्टेज और फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। कोई भी माल आपके फैक्ट्री में तो कंज्यूम होगा नहीं, जाएगा कंज्यूमर के पास में ही, और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो कंज्यूमर की जो प्राइस है उसी के ऊपर टैक्स लगना है। तो 150% अगर वैल्यू एडिशन है तब तो और भी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। तो 150% होती किधर है? मैं 40 साल की मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
नहीं है। आप अगर देखेंगे, आपको बाटा के जूते का मालूम है क्या वैल्यूएशन है? कॉबलर से 200 रुपए का जूता आपको 7,000 रुपए में मिलता है। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है, व्हाट आई एम सेइंग कि 60 to 65% प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर में ये पोजीशन। पेप्सोडेंट की ट्यूब कितना वैल्यू एडिशन है? कम से कम 250% का वैल्यू एडिशन। पानी बिस्लरी 200%, 300% एडिशन। तो कम से कम 200% का वैल्यू एडिशन आप कम से कम पकड़ो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉर्मल कोर्स के अंदर में 250-300% का वैल्यू एडिशन होता है टोटल। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टेज एंड लास्ट स्टेज, आई एम नॉट टॉकिंग इन बिटवीन स्टेज। फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज में अगर 250-300% का एडिशन होता है तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब निकाला है उसमें 200% बाय एंड लार्ज पकड़ के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला है। लोकल सप्लाई विद इन द स्टेट बता दिया हमने, 10,900 रुपये लगेंगे। उसको सिर्फ बताने का इतना ही था कंसेप्ट कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आज के तारीख में टैक्स के ऊपर में टैक्स लग रहा है। इंटरस्टेट सप्लाई का भी वही है। जो भी आप IGST कलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट सप्लाई में, दैट विल बी remitted to the appropriate account of central government। और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपोनेंट जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और SGST कंपोनेंट जो है वो पर्टिकुलर कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा। और कंज्यूमिंग स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेट ऑफ देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो उनको पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका सेट ऑफ। इसका एग्जाम्पल है, आगे आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट के अंदर में GST वुड बी 0, सो देयर वुड बी नो थिंग। पेनल्टीमेट एक्सपोर्ट आपको मालूम है? पेनल्टीमेट एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? एक्सपोर्ट के पहले की परचेसेस को पेनल्टीमेट करते हैं। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास मेरे एक्सपोर्ट कहीं से इंपोर्ट ऑर्डर है, मेरे पास मतलब बाहर के कंट्री से एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए मैं माल खरीदता हूँ बाजार से। तो वो जो सेल है जिसने मेरे को बाजार से बेचा, दैट इज कॉल्ड एज ए पेनल्टीमेट सेल। आज के तारीख में पेनल्टीमेट सेल को भी हम H फॉर्म देते हैं, टैक्स नहीं लगता। अब पेनल्टीमेट सेल को भी टैक्स लगेगा। H फॉर्म है नहीं, C फॉर्म नहीं है, F फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो उसको भी टैक्स लगेगा। सेट ऑफ मेरे को मिल जाएगा, और वो कमिश्नर साहब ने बोला कि 7 दिन में रिफंड देंगे। 90% जो भी देंगे भैया, 10% भी देवे तो ठीक है ना, 10% तो उसमें से वैसे ही कटना है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि 90% आपको रिफंड मिलेगा विद इन 7 days, बाकी 10% जब मिलेगा तब मिलेगा, and which will take about 3 months। और 7 days from the date of all compliances। कौन सी compliances कौन से समय पर बच जाती है आप सब आज भी जानते हैं, कल भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम कितना भी कहें कि GST के साथ माइंडसेट चेंज होना है हर एक आदमी का, टैक्स पेयर तो अपना माइंडसेट चेंज कर लेगा, वो समझ जाएगा कंसेप्ट, पर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज कितना चेंज कर पाएगी ये देखने वाली बात है। तो देयर मे बी सम डिपार्टमेंटल अथॉरिटी सिटिंग हियर, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग। इंपोर्ट्स को कैसे टैक्स होगा?
आज के तारीख में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगती है आपको। एक एग्जांपल दिया है मैंने, हो सकता है कि 10 की जगह 50% भी हो, 100% भी हो, पर एक एग्जांपल दिया है कि 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगी, वो वैसे के वैसे चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जीएसटी में भी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% की 10% चलेगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपको 12.36, अभी 12.50 लगती है, पर उस समय 12.36 पे लगती थी, और कस्टम सेस 3% और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी 4% लगती है। तो टोटल आपका जितना इंपोर्ट हुआ उसके ऊपर में 29.36% टैक्स लगता है। ये कौन देता है टैक्स? इंपोर्टर। वहाँ का एक्सपोर्टर नहीं देता है, यहाँ का इंपोर्टर देता है। तो कंसेप्ट क्या हुई कि जो इंपोर्ट कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, सेम एज ए रिवर्स चार्ज। सेम इज कॉल्ड एज ए रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के ऊपर में देंगे हम इसको। एक कंसेप्ट जो डेवलप है इसके अंदर में कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 2-4 जगह लगेगा। This is one of the place where the reverse charge mechanism will apply. Basic custom duty 10% की 10% लगेगी, IGST 18% लगेगा, और टोटल ड्यूटी हो गई 28%। तो भैया यहाँ पे तो ड्यूटी कम हो गई, 29.36 से 29.5 से 28% हो गई, 1% का फर्क पड़ा। ये आपको इसलिए नोट करना है कि ये जो भी आपकी ड्यूटी कम होती है आपको पास करना है, आप घर में नहीं रख सकते, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम करनी है, अदरवाइज एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस विल अप्लाई। मिलेगा कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलता है, पर आज को काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मिलता है। उसके बाद आपका कस्टम सेस का मिल जाता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का मिलता है। तो आज के तारीख में आपको 10% ही मिलता है। वैसे ये इसकी जगह 10% प्लस 10% मोर और लेस उतना ही का उतना ही रहेगा। हाँ, वो वही रहेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट अलग से रहेगा, कस्टम डिपार्टमेंट विल वर्क। नाउ देयर विल बी नो एक्साइज डिपार्टमेंट। आपको ख्याल है मधु दंडवते साहब ने जब रेलवे को 3rd क्लास बंद किया, रेलवे में क्या किया था? नहीं, वो हर डिब्बे पे 3 लकीरें होती थी, 1 2 3, उसमें से एक लकीर पे लाल पेंट मार दिया, तो सारे 2nd क्लास हो गए। वही चीज यहाँ पे होने वाली है कि सेंट्रल एक्साइज का कुछ ना कुछ पोर्शन जो कस्टम वाले में आज में पोस्टेड ऑफिसर है, दे विल कंटिन्यू टू बी, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट बना देंगे कि ये कस्टम डिपार्टमेंट। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट तो एक्ट रहेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेट भी करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम समझे। Supplier of goods and services will be allowed credit of GST paid on purchases for set off against the GST payable on sales. Again sales again. Supply again supply. Sales again. Input tax credits refers to credit of IGST, CGST, SGST paid on supply of the goods and services for use in the course or furtherance of the business. Use or furtherance of the business is a very important aspect. एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आपके यहाँ एम्प्लॉय है, आपके एम्प्लॉय को आपने चेन्नई भेजा, यहाँ से वो होटल में रहा, उसको होटल बिल देना है, वो होटल बिल में वो जीएसटी देगा। तमिलनाडु का एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था शुरुआत में बताया था उनको, वो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगा। फॉर द टाइम बीइंग एम्प्लॉय हैज गॉन फॉर अ बिजनेस पर्पज इन चेन्नई, देयरफॉर
that is for furtherance of the business. पर आपने आपके एम्प्लॉय को एलटीसी पे भेजा, लीव ट्रैवल कंसेशन के ऊपर। इज इट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? अरे भाई आपका एम्प्लॉय है, आप उसको अगर लीव ट्रैवल नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा आपके यहाँ से। छुट्टी देना तो हर एक आदमी का अधिकार बनता है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए furtherance of business. It is considered as a personal perquisites to that person. ये डिस्टिंक्शन आपको ख्याल में रखना है कि हर टाइम पे आप CGST और SGST का क्रेडिट ले रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये करिए कि वेदर इट इज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस आपने बैलेंस शीट को सर्टिफिकेशन के लिए लिया, वेदर इट इज इन फर्दरेंस ऑफ सर्विसेज? यस इट इज। अकाउंटेंट कोई सर्विसेज का आपने लिया है प्राइवेट पार्टी से, इट इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन whether the product or services on which you want to claim an input as credit, whether it is for a furtherance of business or not. This is the first question you must ask for an interview. ITC available only to the extent for business purposes. एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने किया था, मेरी प्रोप्राइटरी दुकान है, मैं GST के अंदर में रजिस्ट्रेशन हो जाऊंगा, घर में तेल का डब्बा चाहिए, तेल की दुकान है मेरी, तेल का डब्बा चाहिए घर में खाने के लिए, मैं दुकान में लेके और घर में डालूंगा, पार्टनर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा लगे तो मेरे को GST का क्रेडिट मिलेगा क्या? मिल सकता है क्या? आप बताइए। क्यों मिलेगा? जो बोलते हैं मिलेगा वो बताए क्यों मिलेगा, और जो बोलता है नहीं मिलेगा वो बताए क्यों नहीं मिलेगा। फॉर पर्सनल यूज, इसलिए नहीं मिलेगा। ओके, जो बोलते हैं मिलेगा वो क्यों? उसे परचेज शॉप में किया तो वहाँ तो मिलेगा और यहाँ भरना पड़ेगा। तो रिवर्सल मैकेनिज्म, इसीलिए उसके अंदर में रिवर्सल रिक्वायरमेंट। परचेज किया इसलिए आपको सारा मिल गया, पर you have not used it for a business purpose, therefore whatever credit you have availed, you reverse that. ये रिवर्सल मैकेनिज्म इसको। चोरी हो गई या चोरी डैमेज लॉस, वो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट फॉर पर्सनल यूज। It is a matter of a litigation. After 2 years you come to me, we'll try to see. कैप्टिव कंजम्पशन तो मिलेगा ना, कैप्टिव कंजम्पशन तो वो तो इनपुट है ना, इट्स फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं आता, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं आता, इट इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। Therefore the first question which you asked is whether it is for your furtherance of business. Business could be of manufacturing, could be of supply, could be of service, could be of anything. But that question you must ask for yourself first. सर कंस्ट्रक्शन के लिए जो Any question from that side? कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में From that hall? नहीं, यहाँ से Okay. नहीं, I was seeing the कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में मुझे जो भी सर्विस टैक्स है जो होता है जिसका मुझे क्रेडिट अभी आज के डेट में नहीं मिलता है, वो भी क्रेडिट मुझे सब मिलेगा, से unless it becomes an immovable property. तो वो एग्जम्पशन तो थोड़े से हैं, हम कोई भी चीज़ को 100% तो यूज़ नहीं, 100% तो लॉ बना ही नहीं सकते। वैसे वैट को बनाया, वैट के पूरे प्रिंसिपल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सारा आड़ा टेढ़ा करके मोड करते हैं। सेन वैट मॉड वैट वैसे ही है, उसके अंदर में आएगा, कई जगह नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं रहेगा। आप जब बिल्डिंग बेचेंगे तो बिल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इट इज़ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर इसमें इनपुट और कैपिटल में डिफरेंशिएशन आ रहा दैट विल आल्सो। Is there any provision for reversal of ITC in case there is a loss of goods, fire, theft? Loss of goods for fire,
or loss of goods will be in the furtherance of business. That's not an issue. But if you are using it for personal use, Then only. then it will not. ITC available only to the extent used for taxable supplies. In case used for taxable and non-taxable or exempt supplies, what is to be done? Again, reversal mechanism. आप कुछ ऐसी चीजें खरीद रहे कि जिसका सेल एग्जेम्पशन रहेगा, रॉ मटेरियल है आपका पास, जैसे कपड़ा बना रहे हैं, कपड़े के लिए यान खरीद रहे हैं, यान तो टैक्सेबल प्रोडक्ट में आ रहा है, होपफुली कपड़ा भी आना चाहिए, पर कपड़ा टैक्सेबल 99.9% इट विल कंटिन्यू टू बी एन एग्जम्प्टेड, बिकॉज रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है, तो वो एग्जम्पशन में आएगा। तो यान के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने उसको यूज़ किया मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट, सेल ऑफ एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट, उसमें नहीं मिलेगा। तो एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट और यूज फॉर टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज के लिए। अब एक्सपोर्ट के लिए किया, इट कुड आल्सो बी एग्जम्प्ट सप्लाई, बट देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन दैट इट वुड बी कवर्ड एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी अवेलेबल। खैर, आप डिटेल सेशन है आपके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट का, पर आप जो कंसेप्ट जो दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप आपके क्वेश्चन तैयार करके रखिए, तो आपके काम आएंगे सब लोग। यहाँ पे कई फैकल्टीज बैठी है, वो बोल रहे हैं मेरे को तकलीफ दे रहे हैं। कुछ माल आपने टैक्सेबल के लिए यूज किया, कुछ नॉन टैक्सेबल के लिए यूज किया। क्या होता है, आज अगर सर्विसेज आप ले रहे हैं और कुछ सर्विस के लिए यूज करते हैं, कुछ नॉन सर्विस के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। सेम कंसेप्ट विल कंटिन्यू, प्रोपोर्शनेट कंसेप्ट दैट विल कंटिन्यू टू देयर। डिटेल में आपको बताएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा। इम्पैक्ट होगा, एलिजिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट कुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन टैक्सेबिलिटी ऑफ आउटपुट एज कंपेयर टू द प्रेजेंट रेजिम। For services provider and traders, credit of GST paid on goods and services respectively could be significantly increase the credit pool. आज भी मिलता है, तो बहुत restrictions है इसके अंदर। Availment and utilization of the credit of state-wise GST would require appropriate vendor communication and recording of the credit. Now ये मैंने उनको क्वेश्चन किया या पहले ओपनिंग रिमार्क में उनको भेजा कि इसका क्या मैकेनिज्म हुआ है। जीएसटी लॉ में प्रोवाइड किया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने आपके एम्प्लॉय को चेन्नई में भेजा, वो होटल में रहा, होटल में रहने के बाद में उसने वहाँ पे जीएसटी दिया, उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा? आप नागपुर में हैं, आपका चेन्नई में कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको नागपुर में कैसे मिलेगा? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर इसको नील है, यू कांट गेट द क्रेडिट, यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन चेन्नई, सप्लाई इज कंप्लीटेड इन चेन्नई इटसेल्फ। आपने डीलर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया चेन्नई के अंदर, आप बोल रहे हैं चेन्नई थोड़ा मेरा, मैं जाता हूँ आपके चेकअप के लिए वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा चेन्नई जाता है। तो आपने डीलर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, विच इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, एडमिटेडली फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। वहाँ पे आपने बुलाया, फूड किया, ये दिया, जो भी हुआ, बाकी भी सर्विसेज लिया, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लिया, आपके प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइज करना है ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर में, वेयर यू डोंट हैव अ ब्रांचेस, you supply the goods to your distributor and distributor thereafter sell, but the advertisement is your responsibility. How do you get a credit? Because sale is completed or supply is completed as a local supply, and local supply would be considered for CGST and SGST. Going by an interpretation, my interpretation is that so far as the CGST is concerned, you may be in a position to claim an input tax credit.
what the CGST law provides so. कैसे होगा उसका प्रोविजन, अभी प्रोसीजर रूल्स आने के हैं, वो देखना पड़ेगा. बट SGST इज कंसर्न, उसका तो क्रेडिट मिलने का कोई चांस ही नहीं है. इट इज लोकल सप्लाई. लोकल सप्लाई या लोकल परचेज जो भी करेंगे उसका कोई क्रेडिट नहीं. हाँ, जैसे ऑक्शन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिस समय कि हमने ऑक्शन में विजयवाड़ा के अंदर में, रेलवे ऑक्शन के अंदर में स्क्रैप खरीदा, तो विजयवाड़ा वाले SGST और CGST दोनों लगाएंगे, वो IGST नहीं लगाएंगे. वो IGST लगाए तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सप्लाई वहीं कंप्लीट हो गई, तो लोकल सप्लाई हो गया. लोकल सप्लाई हुआ तो SGST और CGST लगेगा. आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा? ओनली काम आपको ये करना पड़ेगा, विजयवाड़ा में आपकी ब्रांच खोलो. ब्रांच खोल के उसको या तो इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ. बट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो आप SGST का क्रेडिट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. आप ब्रांच खोलो, वहाँ पे ब्रांच में परचेस करो और मटेरियल वो ब्रांच से नागपुर फैक्ट्री में ट्रांसफर किया करके बताओ, वहाँ IGST लगाओ और वहाँ के CGST का SGST का क्रेडिट विजयवाड़ा के IGST में ले लो, और यहाँ IGST जो आ रहा है वो IGST का क्रेडिट. सर वहाँ का जो लोकल जो एडवर्टाइजमेंट बिल होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट नोट दे दो, डिस्ट्रीब्यूटर के टेक द क्रेडिट. ये सारी चीज़ें आने वाली है. कहने का मतलब क्या है कि आपको ये क्वेश्चन अगर मालूम रहे तो इसको कैसे ओवरकम करने का ये आप खुद भी सोच सकते हैं, और उसको कंफर्मेशन हमारे जैसे किसी लोगों से करा सकते हैं जो भी फैकल्टी से उसके बाद. आपको GST उसमें भी लगेगा कंफर्मेशन उसका क्रेडिट मिल जाएगा. जो SGST पे किया उसको IGST में कन्वर्ट हो जाएगा. यस, वो IGST में कन्वर्ट होगा. SGST कैन बी यूज फॉर एन IGST. बट ऐसा भी हो सकता है सर कि वहाँ अगर कुछ भी नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो IGST का बिल, IGST का बिल आएगा कैसे? अगर सप्लाई वहाँ पे कंप्लीट हो गई तो IGST का बिल आ ही नहीं सकता. एक ज़माना था हमारा कि हम CST अवॉइड करना चाहते थे. बहुत होता था नागपुर में, पर्टिकुलरली सुपारी के ट्रेड में होता था.